नमस्कार बच्चों। तो मैं आपके लिए नवीन प्रश्न बैंक 2021-22 के लिए जो विमर्श पोर्टल पर अपलोड की गई है, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में आपके एक शब्द वाले जो प्रश्न हैं उनके संपूर्ण हल यहाँ पर मैं उत्तर सहित यहाँ पर लेकर आया हूँ। ध्यान से इस वीडियो को देखिए, जिसमें पहले यूनिट के अंदर आपके एक शब्द वाले प्रश्न हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें आपका प्रश्न दिख रहा होगा, किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र एक समान रहता है। तो आपको याद रखना है वो कौन सा आवेश समूह है। तो समान दूरी पर स्थित आवेशों के लिए, इसमें आपको लिखना है समान दूरी पर स्थित आवेशों के लिए, है ना बच्चों। अगला प्रश्न है सेकंड, यहाँ पर किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपको याद रखना है इसमें एक समान आवेशित चालक के लिए, इसमें क्या लिखना है आपको, एक समान आवेशित चालक के लिए। तीसरा प्रश्न पढ़ रहा हूं मैं, किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बिंदु आवेश समूह के लिए आपको क्या लिखना है इसमें, बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चौथा प्रश्न है, किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपको इसके अंदर लिखना है विद्युत द्विध्रुव के लिए। ठीक है बच्चों। अगला सेकंड यूनिट है। सेकंड यूनिट में आपके एक शब्द वाले एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। इसमें समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर, दिख रहा होगा आपको, धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो धारिता जो होती है वो घट जाती है। क्यों? क्योंकि C बराबर होता है ε0 KA/D। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है, जिसमें हम यहाँ पर D बढ़ाते हैं तो C की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, मतलब धारिता यहाँ पर घट जाती है। अगला प्रश्न पढ़ रहा हूँ यहाँ, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर कागज रखने पर उसकी धारिता क्या होगी। तो धारिता यहाँ पर बढ़ जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। तो याद रखना है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है, लिख लीजिए आप, ऊर्जा का मात्रक है। जिसमें एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता है आपका 1.6 × 10⁻19 जूल। ओके, ये लिख लीजिए आप, 1.6 × 10⁻19 जूल के बराबर होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर यूनिट नंबर 3 से ले रहा हूँ मैं। इसमें एक वाक्य वाले प्रश्न हैं, विभवमापी की संतुलन स्थिति में इसका कितना प्रतिरोध होता है। तो आपको ध्यान रखना है संतुलन अवस्था में इसका अनंत प्रतिरोध होता है। क्या लिखना है बच्चों, इसमें अनंत प्रतिरोध होता है, इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में इसका आंसर। इसके बाद अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है। बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर नया प्रश्न है। तो आपको याद रखना है अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध होता है μ = VD/E। ई VD जो है आपका अनुगमन वेग है, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और म्यू जो है यहाँ पर गतिशीलता है। आपको ध्यान रखना है इस गतिशीलता का मात्रक भी बच्चों आप लोग लिख लीजिए, मैं बता रहा हूँ। इसका मात्रक होता है m²/वोल्ट × सेकेंड, इसका मात्रक होता है। ये भी आप गतिशीलता का मात्रक भी आप लिख लीजिए। अगला प्रश्न है, इसमें एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुनी करने पर उसके प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। ध्यान रखेंगे प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। तो याद रखना आपको प्रतिरोध 9 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। विभव प्रवणता का एसआई मात्रक क्या है। आपको याद रखना है बच्चों, विभव प्रवणता का एसआई मात्रक वोल्ट/मीटर होता है। ओके, अगला नेक्स्ट चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पर। इसमें यूनिट नंबर 3 से एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें आपका आ गया है पहला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। तो इसमें एसआई मात्रक आपको लिखना है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक आपको याद होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम B से निरूपित करते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। ओके, लिख लीजिए आप लोग, टेस्ला होता है। दूसरा मात्रक है एक और इसका है Wb/m², और एक और मात्रक आप लिख लीजिए, इसका मात्रक होता है N/A × मीटर। ओके, ये इसका मात्रक होता है। अगला प्रश्न है इसका, इसमें आपका दो समांतर चालकों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तब उनके मध्य लगने वाले बल की प्रकृति क्या होगी। बल की प्रकृति क्या होगी, तो आकर्षण प्रकृति होगी। ध्यान रखें, मतलब दो समांतर धारावाही चालक तार है,
तो उनके बीच में आकर्षण बल लगेगा। और यदि उनकी धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है और यदि विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। आपको ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट है ये। अगला प्रश्न है इसमें 99 धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है। तो धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आपको याद रखना है, B बराबर होता है μ0I/2R। ओके, यहाँ पर ये इसका सूत्र होता है। इसमें यदि फेरों की संख्या दे रखी हो तो इसमें n का n2 भी हम कर सकते हैं। ये आपको इसके अंदर लिखना है, उसका मात्रक लिखना है, साथ में वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है 99 ओम प्रतिरोध की कुंडली वाले धारा मापी में से मुख्य धारा का 10% प्रवाहित करना हो तो शंट का प्रतिरोध क्या होगा। तो शंट का प्रतिरोध क्या होगा ये आपको याद रखना है। तो शंट का प्रतिरोध, इसमें एक सूत्र है, वो सूत्र मैं आपके लिख रहा हूँ। S बराबर होता है IG × G/I - IG, ये फार्मूला है। अब इसमें चूंकि I का जो मान है वो 10%, मुख्य धारा का 10% IG में से प्रवाहित करना है। ओके, तो आपको क्या करना है, इस I की जगह क्या रखना है, 10 IG रखना है। इस I की जगह 10 IG यहाँ पर रख देना है। जैसे ही आप 10 IG रखेंगे और G की वैल्यू क्या रखना है, ध्यान से देखिए, G की वैल्यू आपको रखना है 99। ओके, 98 99 यहाँ पे रखना है। तो जैसे आप 99 रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर जो आएगा वो 11 ओम आएगा। कितना आएगा बच्चों, 11 ओम। इसके बाद अगला प्रश्न है धारावाही विद्युत पाश के चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या होगा। तो सूत्र होगा M बराबर I × A, ये सूत्र है। यदि n फेरों की संख्या है तो इसमें n का भी इंटू आप कर दीजिए, तो M = I/N/A इसका फार्मूला हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर क्या है। तो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, जिसके द्वारा मिश्रण के निश्चित जो घटक होते हैं, विभिन्न घटक, रासायनिक घटक जो होते हैं, रासायनिक जो जातियाँ होती हैं, उनको आयनित कर उन्हें द्रव्यमान और आवेश के अनुपात के आधार पर अलग अलग किया जाता है, उसको हम द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर धारामापी की कुंडली के बीच नर्म लोहे का क्रोड क्यों रखा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नर्म लोहे का क्रोड क्यों रखते हैं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र प्रबल एवं त्रिज्यीय हो रहता है, अर्थात ऐसा करने से कुंडली का तल सदैव चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहता है। ये आपको इसके अंदर लिखना है। अगला प्रश्न है इसमें चुंबकीय अगला यूनिट है इसमें आपकी, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक लिखिए। तो स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, तो स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक लिखिए। तो स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होगा, यहाँ पर आपको याद रखना बच्चों, हेनरी होता है। ओके, सभी को बच्चों को पता होगा। वैसे चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। और सीजीएस मात्रक भी बच्चों याद रखना आपको, मैक्सवेल होता है। इसका विद्युत चुंबकीय मात्रक या सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है। एक कुंडली की कुल लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए कुंडली में फेरों की संख्या दुगनी कर दी जाए तो उसका स्वप्रेरकत्व कितने गुना हो जाता है। तो आपको याद रखना है स्वप्रेरकत्व 4 गुना हो जाता है। विद्युत का जड़त्व किसे कहते हैं, तो स्वप्रेरण को विद्युत का जड़त्व कहते हैं। यह आपको बच्चों याद रखना है। दो प्रेरण कुंडलियों के स्वप्रेरकत्व L1 व L2 हैं, उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रेरकत्व कितना होगा। तो आपको याद रखना है तुल्य जो प्रेरकत्व होगा वो L बराबर L1 + L2 होगा, आपको ध्यान रखना है। और यदि उनको समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, ऐसा आ जाए बाय द वे कि समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, तो समांतर क्रम में आ जाएगा आपका 1/L बराबर 1/L1 + 1/L2 होगा। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। अगला प्रश्न है जब किसी विद्युत परिपथ को भंग किया जाता है तो उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी। तो उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा मुख्य धारा के दिशा के विपरीत ओर होगी। ये आपको इसके अंदर लिखना है। अगला प्रश्न है आपका, अगले चैप्टर से संबंधित है एसी और डीसी से। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। किसी प्रत्यय धारा का शिखर मान I0 है, एक पूर्ण चक्र में इसका औसत मान कितना होगा। तो आपको याद रखना है एक पूर्ण चक्र में I एवरेज का मान क्या होता है, 0। इसी प्रकार से V एवरेज का मान भी एक पूर्ण चक्र में 0 होता है। प्रतिघात का एसआई मात्रक लिखिए। तो प्रतिघात का एसआई मात्रक ओम होता है।
वॉटहीन धारा का क्या अर्थ है? वॉटहीन धारा किसे कहते हैं? और इसी से रिलेटेड सेकंड जो अगला क्वेश्चन इसी के अंदर है, चौथा है कि वॉटहीन धारा किस दशा में धारा वॉटहीन होती है? दोनों का एक ही लगभग आंसर है। तो वॉटहीन धारा का क्या अर्थ है? तो किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में ओमी प्रतिरोध शून्य होता है तो परिपथ में धारा तो बहती है, लेकिन एक चक्र में औसत व्यय शक्ति जो होती है वो शून्य हो रहती है, अर्थात परिपथ में ऊर्जा क्षय नहीं होता है। ऊर्जा क्षय जो है वो नहीं होता है परिपथ में। तो ऐसी धारा को, उस स्थिति में जो बहने वाली धारा होती है, ऐसी धारा को वॉटहीन धारा कहते हैं। ओके, किस दिशा में धारा वॉटहीन होती है? तो जब ओमी प्रतिरोध शून्य होता है तो उस दशा में धारा वॉटहीन धारा होती है, अर्थात शून्य प्रेरकत्व और शुद्ध प्रेरकत्व और शुद्ध संधारित्र अवस्था में जो होती है धारा वॉटहीन धारा होती है। ओके, अगला प्रश्न है इसमें आपके सही जोड़ी आ रही है। सही जोड़ी बहुत ही सिंपल है, सही जोड़ी आप मिला सकते हैं इसमें आराम से देख करके। प्रेरण प्रतिघात एक्सेल बराबर होता है ओमेगा एल। ओके, दारिद्र्य प्रतिघात होता है 1/ओमेगा सी, मतलब 1/2πfc यहाँ पर लगाना है आपको। आरसी परिपथ की प्रतिबाधा, तो आरसी परिपथ में देख लीजिए आर और सी किस में है, तो ये आरसी परिपथ की प्रतिबाधा ई वाला हो जाएगा। और एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा, तो एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा जो होगी वो आपके ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। और बीच में छूट चुका है आरएल परिपथ की प्रतिबाधा, तो आरएल परिपथ की प्रतिबाधा इसमें बी वाला ऑप्शन आ जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें यूनिट नंबर 5 से एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य परास कितना होता है? तो दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य परास होती है बच्चों आपको याद रखना है 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन होता है। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य परास होती है लगभग, ये आपको ध्यान रखना बच्चों। अगला प्रश्न है इसमें दूरसंचार के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? दूरसंचार के लिए माइक्रो तरंगों का उपयोग किया जाता है, याद रख लीजिए, लिख लीजिए। या दीर्घ रेडियो तरंगे, उच्च आवृत्ति की दीर्घ रेडियो तरंगों का भी उपयोग इसमें करते हैं। तो दूरसंचार में माइक्रो तरंगों का उपयोग किया जाता है, आपको ये लिखना है इसके अंदर। सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है या उसकी परास कितनी है? तो सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य परास लिख लीजिए आप 1 मिलीमीटर से लिख लीजिए 30 सेंटीमीटर तक होती है। ओके, इसके बाद है विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है? तो इसमें आपको विद्युत चुम्बकीय तरंगों की परिभाषा लिखनी है इसमें। तो त्वरित आवेश से उत्पन्न जो तरंगे होती है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहलाती है, ये लिखना है आपको इसमें। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये तरंगे होती हैं जो एक दूसरे के लंबवत तलों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के दोलनों से बनी होती है, और ये दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, ये आपको इसके अंदर लिखना है। अगला प्रश्न है यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो पृथ्वी का ताप वर्तमान ताप की अपेक्षा कितना होता है? तो बहुत सिंपल प्रश्न है। तो पृथ्वी पर वायुमंडल न होता है तो जो पृथ्वी का जो ताप होता है वो वर्तमान ताप की अपेक्षा बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि तब पृथ्वी से उत्सर्जित अवरक्त विकिरणें परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस नहीं आ पाती, इसकी वजह से वर्तमान ताप जो होता वो कम होता। ओके, जब यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इसमें एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले नेक्स्ट यूनिट से है। किसी द्रव का क्रांतिक कोण अपवर्तनांक में संबंध लिखिए। तो क्रांतिक कोण अपवर्तनांक में संबंध बहुत ही सिंपल है, आपको लिख लीजिए बच्चों, म्यू बराबर होता है 1/sin IC। ओके, तो IC क्या है यहाँ पर? क्रांतिक कोण है, ये इसका संबंध है इसमें। इसके बाद है अगला, इसमें UV और F में संबंध लेंस के लिए, तो लिख लीजिए आप 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U होता है, ये UF में संबंध होता है लेंस के लिए। लेंस द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन का सूत्र लिख लीजिए आप लोग। यहाँ पर दो लेंस होते हैं, उत्तल और अवतल लेंस, दोनों के लिए आपको m का मान जो है अलग अलग प्राप्त होता है। m बराबर I/O बराबर V/U, ये तो होता है आपका m के लिए, लेंसों के लिए रेखीय आवर्धन सूत्र। अब m जो होता है वो दोनों के लिए चूंकि अलग अलग होता है, तो मैं आपको वीडियो में बता देता हूँ। उत्तल लेंस के लिए जो m होता है वो नेगेटिव होगा, कब? जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो उत्तल लेंस के लिए m पॉजिटिव होगा, लिख लीजिए आप लोग। और उसी प्रकार से अवतल लेंस के लिए जो है सदैव m पॉजिटिव रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, लिख लीजिए आप, सदैव m पॉजिटिव रहता है अवतल लेंस के लिए। ओके, और इसका मान सदैव 1 से कम होता है, ये भी अवतल लेंस के लिए आपको लिख लेना है, याद करना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उस माध्यम का
उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए जिसका क्रांतिक कोण 45 डिग्री। अभी सूत्र बताया था मैंने आपको, वहाँ पर आपको साइन आईसी की जगह 45 डिग्री रखना है। तो जैसे आप उसमें 45 डिग्री रखेंगे, 1/sin 45 डिग्री, साइन 45 का मान होता है 1/√2, √2 ऊपर चला जाएगा, √2 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1.414। इसका आंसर आएगा 1.414 म्यू बराबर। इसके बाद अगला प्रश्न है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से बने सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होगी जबकि प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो प्रतिबिंब जब अनंत पर बनता है तो उस स्थिति में क्या होगा, तो आपको सूत्र यहाँ पर सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का जो सूत्र है वो सूत्र आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सूत्र लिख रहा हूँ, लिख लीजिए आप। m बराबर होता है d/u। तो u की जगह क्या करना है आपको, f करना है, क्योंकि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो u की जगह f करना है। अब d क्या है यहाँ पर, स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है और f का मान कितना दे रखा है, 10 है। तो 25 को आप 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा आपके पास, इसका आंसर आएगा 2.5। इसका आपको m जो होगा वो 2.5 होगा। अगला प्रश्न है 10 सेंटीमीटर गहराई वाले बर्तन में कोई द्रव भरा हुआ है। तले पर रखे सिक्के की गहराई 8 सेंटीमीटर मापी जाती है। द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा। तो द्रव का जो अपवर्तनांक होगा आपको सूत्र याद रखना है कि अपवर्तनांक बराबर होता है आपको वास्तविक गहराई, लिख लीजिए आप लोग, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। ओके, ये सूत्र लिख लीजिए, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। अब आपको यहाँ पर अपवर्तनांक याद करना है। वास्तविक गहराई कितनी है, 10, और आभासी गहराई कितनी है, 8। 10 में 8 का भाग देना है, आपको याद रखना है 1.25 आएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तल लेंस के द्वारा आभासी प्रतिबिंब किस स्थिति में बनता है। तो आपको याद रखना है बच्चों, उत्तल लेंस के द्वारा जो आभासी प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र, लिख लीजिए आप, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तब बड़ा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है इसमें एक वाक्य वाले जो प्रश्न है, इसमें आपके व्यतिकरण से संबंधित प्रश्न अब आएंगे आपके इसमें, जिसमें सरल सूक्ष्मदर्शी अगले प्रश्न इसमें आ रहे हैं यूनिट नंबर 7। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें धातु सतह से, यूनिट नंबर 6 के प्रश्न हैं, 1 मिनट, ये किसी प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता का सूत्र लिखिए। तो प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता का सूत्र आपको याद रखना। तो किसी बोला है तो यहाँ पर 2 प्रकार के प्रकाशिक यंत्र आपके हैं इसमें, एक तो है सरल सूक्ष्मदर्शी, एक दूरदर्शी। तो यदि विभेदन क्षमता का सूत्र है तो विभेदन क्षमता बराबर आपको याद रखना है, लिख लीजिए, विभेदन क्षमता बराबर होता है 1/, विभेदन सीमा, ये आपको लिखना है। ओके, अब किसी भी प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता का सूत्र आपको लिखना है तो सूक्ष्मदर्शी का लिख लीजिए या दूरदर्शी का लिख लीजिए। तो सूक्ष्मदर्शी का विभेदन क्षमता का सूत्र होता है, लिख लीजिए आप, 2 म्यू साइन थीटा अपॉन 1.22 लैम्डा। ये है आपका सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता का सूत्र। और दूरदर्शी की विभेदन क्षमता का सूत्र लिखना है तो d/1.22 लैम्डा, ये आपको दूरदर्शी की विभेदन क्षमता का सूत्र है। अगला प्रश्न है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में व्यतिकरण चित्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यदि क्या है आपके, यदि दोनों स्लिटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो बीच की दूरी बढ़ाने पर फ्रिंज चौड़ाई कम हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र आपको सभी को पता होगा, वो होता है बीटा इक्वल टू होता है d लैम्डा अपॉन 2d। ओके, तो दोनों स्लिटों के बीच की दूरी मतलब 2d को बढ़ाने पर, तो 2d को बढ़ाने पर बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, फ्रिंज चौड़ाई क्या हो जाएगी वहाँ पर, कम हो जाएगी। अगला है इसमें, स्रोत को स्लिटों की ओर सरकाया जाए। स्रोत को स्लिटों की ओर सरकाया जाए तो स्रोत को स्लिटों की ओर सरकाने पर क्या होगा, इसमें फ्रिंजें कम तीव्र होने लगेगी। ये आपको इसके अंदर लिखना है, लिख लीजिए, फ्रिंजें कम तीव्र होने लगेगी। क्यों लगेगी, कि आपको ध्यान रखना है इसमें स्मॉल s बटा कैपिटल S, ठीक है, बड़ा छोटा है या बराबर है लैम्डा बटे 2d। ये आपको इस प्रयोग के अंदर ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में स्मॉल s बटे कैपिटल S, तो इसका मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब इसका मान बढ़ेगा, क्योंकि स्रोत को स्लिटों की ओर सरकाया जा रहा है, तो स्रोत को स्लिटों की ओर सरकाया जा रहा है मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, कैपिटल जो S का मान है वो कम हो रहा है, तो S बटे S का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उस स्थिति में
फ्रिंजें कम तीव्र होने लगेगी और एक समय में वो लुप्त हो जाएगी, ये भी आपको इसके अंदर लिखना है। अगला प्रश्न है, पर्दे को स्लिटों से दूर हटाया जाए। तो पर्दे को स्लिटों से दूर हटाया जाए मतलब फ्रिंज चौड़ाई वहाँ पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसमें आपको तीसरे वाले क्वेश्चन में आपको फ्रिंज चौड़ाई बढ़ जाएगी, आपको लिखना है। अगला, दोनों स्लिटों की चौड़ाई बढ़ाई जाए। अब दोनों स्लिटों की चौड़ाई बढ़ाने पर क्या होगा, तो दोनों स्लिटों की चौड़ाई बढ़ाने पर इसमें क्या होगा कि लेमडा एक जो है, मैं एक रिलेशन यहाँ पर बता रहा हूँ, लेमडा बटे ए का जो मान है वो लेमडा बटे 2d के मान से कम या बराबर होने पर फ्रिंजें दिखाई नहीं देगी। तो आपको यहाँ पर आपको ये लिखना है कि फ्रिंजें दिखाई नहीं देगी। जब स्लिटों की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी तो फ्रिंजें दिखाई नहीं देगी, ये आपको इसके अंदर लिखना है। एक वर्णी स्रोत को दूसरे कम तरंगदैर्घ्य वाले एक वर्णी स्रोत से प्रतिस्थापित किया जाए तो क्या होगा, तो व्यतिकरण चित्र स्पष्ट नहीं होगा, ये इसके अंदर आपको लिखना है। क्यों, क्योंकि यदि मूल स्रोत श्वेत प्रकाश स्रोत हैं, यदि आपको एकवर्णी प्रकाश स्रोत की जगह आपको श्वेत प्रकाश एकवर्णी स्रोत को दूसरे कम तरंगदैर्घ्य वाले एकवर्णी तरंग तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन है। इसमें एकवर्णी स्रोत को कम तरंगदैर्घ्य वाले एकवर्णी स्रोत से प्रतिस्थापित किया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई कम हो जाएगी, ये आपको इसके अंदर लिखना है। क्योंकि बीटा बराबर होता है डी लेमडा अपॉन 2d, तो लेमडा का वैल्यू कम हो जाएगी तो बीटा की वैल्यू भी कम हो जाएगी। अगला प्रश्न है, इसमें छठा क्वेश्चन है, एक वर्णी स्रोत को श्वेत प्रकाश स्रोत से प्रकाशित किया जाए तो व्यतिकरण चित्र स्पष्ट नहीं होगा, ये आपको इसके अंदर लिखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, इसमें धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो आपको लिखना है इसमें दहली ऊर्जा या कार्यफलन ऊर्जा कहते हैं। φ0 बराबर h/μ0। इसके बाद है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में व्यक्त कीजिए। अभी बताया था मैंने आपको, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, इसमें किसी फोटोन से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य बताइए। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य फोटोन से संबंधित लैम्डा बराबर h/p इसके अंदर लिखना है आपको। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए, बहुत सिंपल प्रश्न है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण सभी को आता होगा, ये होता है आपका φ - φ0 बराबर 1/2 mv², ये आपका आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण इसमें लिखना है। अगला है, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा जो होगी, तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, ये आपको इसके अंदर लिखना है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आवृत्ति बढ़ने पर प्रकाश विद्युत धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि प्रकाश विद्युत धारा केवल तीव्रता पर निर्भर करती है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा पर क्या प्रभाव, बहुत बढ़िया है, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा बढ़ जाती है इसके अंदर, ये आपको लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, फोटोन से संबंधित फोटोन किसे कहते हैं। तो फोटोन की परिभाषा आपको इसमें लिखना है। फोटोन ऊर्जा का बंडल या क्वांटा होता है जो विकिरण के स्रोत से उत्सर्जित होता है तथा प्रकाश के वेग से सीधी रेखा में चलता है, ये आपको इसके अंदर लिखना है। अगला प्रश्न है, इसमें प्रकाश विद्युत सेल किसे कहते हैं। तो प्रकाश विद्युत सेल में प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, इसे प्रकाश विद्युत सेल या फोटो सेल कहते हैं, ये भी आपको इसके अंदर लिखना है। इसके उपयोग हैं टीवी में, स्वचालित दरवाजों में, चोर सूचक घंटी में, अंतरिक्ष में आदि में इसका उपयोग किया जाता है। फ्लांक नियतांक का मात्रक और विमित सूत्र लिखिए। तो फ्लांक नियतांक का मात्रक क्या होता है, आपको बच्चों याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6.6 इसका मान भी आपको लिखा रहा हूँ मैं, 6.6 × 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। तो इसका मात्रक है जूल इंटू सेकेंड, और इसका विमित सूत्र भी है, इसमें पूछा है, तो इसका विमित सूत्र लिख लीजिए mL2T-1, ये इसका विमित सूत्र होता है। ओके। अगला प्रश्न है, इसमें यूनिट नंबर 8 से संबंधित एक वाक्य, 0 केल्विन ताप पर आपको निज अर्धचालक किस प्रकार से व्यवहार करता है। तो 0 केल्विन ताप पर जो होता है वो निज अर्धचालक पूर्ण कुचालक की भांति व्यवहार करता है, इसमें लिखना है आपको।
ओके। इसके बाद है एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक आवेशवाहक बताइए। तो एन प्रकार का अर्धचालक में जो बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। एनएनडी गेट के लिए बुलियन व्यंजक लिखिए। तो एनएनडी गेट के लिए जो बुलियन व्यंजक लिख लीजिए आप, y बराबर होता है a डॉट बी, दोनों के ऊपर नॉट का निशान लगाना है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर लेड, एलईडी क्या है। तो लेड क्या है, तो इसको इंग्लिश नाम है इसमें लाइट इमिटिंग डायोड, लिख लीजिए आप। प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, यह एक ऐसा अग्र अभिनति पीएन संधि डायोड है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। ये इसके अंदर आपको लिखना है। अगला प्रश्न है आपका इसमें दिष्टकारी का कार्य कौन सी अर्धचालक युक्ति करती है। तो आपको ध्यान रखना है दिष्टकारी का जो कार्य है वो कौन सी अर्धचालक युक्ति करती है। तो पीएन संधि जो है, पीएन संधि अर्धचालक युक्ति जो है दिष्टकारी का कार्य करती है। पीएन संधि को दिष्टकारी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि पीएन संधि डायोड अर्धचालकों से बनी वह युक्ति है जो दिष्टकारी या क्रिया में उपयोग में की जाती है। यह युक्ति जो प्रत्यावर्ती विभव को दिष्ट विभव में बदलती है, यह आपको इसके अंदर लिखना है। ओके। अगला प्रश्न है इसमें, किस प्रकार के गेट में केवल एक ही इनपुट होता है। तो आपको लिखना है इसमें नॉट जो है, एनओटी नॉट जो गेट होता है आपके, उसमें केवल एक निवेशी और उसके संगत एक निर्गत टर्मिनल होता है। और इस गेट को क्या बोलते हैं अपन, इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। नॉट गेट को इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। किस प्रकार की अभिनति में अर्धचालक डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। तो पश्च अभिनति में अर्धचालक डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, ये आपको इसके अंदर लिखना है। लेड एलईडी निर्माण के लिए प्रयुक्त अर्धचालकों में बैंड अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए। तो आपको याद रखना है एलईडी लेड जो होता है बच्चों, वो आपके गैलेनियम आर्सेनाइड से बनता है या फिर आपको बनता है गैलेनियम आर्सेनाइड फास्फाइड से बनता है। तो गैलेनियम आर्सेनाइड के लिए आपको अंतराल जो होना चाहिए, बैंड अंतराल जो होना चाहिए 1.95 होता है, सॉरी 1.45 होता है। ये गैलियम आर्सेनाइड के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें लगाएंगे आप 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप गैलेनियम आर्सेनाइड फास्फाइड लगाएंगे। तो इसमें आपको लेड निर्माण के लिए प्रयुक्त अर्धचालकों में बैंड अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए, ये आपको मैंने इसमें लिखा दिया है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।